हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी साहित्य के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर जो कवर किया जाएगा वो रीतिकाल से होगा, आधुनिक काल से होगा, भारतेंदु युग से होगा, छायावादी युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता से होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके नंबर्स मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना करके रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिए क्योंकि वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और एक बात और कि इस चैनल पर इस तरीके के वीडियोस 5 बजे सुबह में अपलोड होंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 5 बजे सुबह में आप लोग उठ करके देख सकते हैं और अपना तैयारी जम करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए गए हैं शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जो है वो शुक्ल युग के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस में हुई है जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी गद्य। ऑप्शन नंबर 100 यानी तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है किस युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे और आने वाले वीडियोज में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में हम लोग 50 और आने वाले वीडियोज में 50 को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हरिश्चंद्र मैगजीन कवि वचन सुधा हिंदी पद। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हरिश्चंद्र मैगजीन कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप पत्र पत्रिकाओं का सर्वाधिक प्रकाशन हुआ। तो आपको बताना है कि किस युग में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र मैगजीन कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप पत्र पत्रिकाओं का सर्वाधिक प्रकाशन हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्ध समंत काल। सिद्ध समंत काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया प्रश्न संख्या 7 की पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर पूछा गया है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि इनमें से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है वो वीर गाथा के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां नंबर पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 10वां नंबर की साहित्य लहरी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरदास की जो है वो साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी जो रचना है वो सूरदास की है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर की किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12वां नंबर पूछा गया है कि नवधा भक्ति के प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि रीतिकालीन कवि है। तो रीतिकालीन कवि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतीराम। यहाँ पर मतीराम जो है वो रीतिकालीन कवि हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर पूछा गया है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञेय जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद के प्रवर्तक, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर पूछा गया है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी हैं, यानी यहाँ पर अज्ञेय जी ही तार सप्तक के संपादक हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर
छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति चित्रण जो है वो छायावाद की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और लगातार आप लोग 1 महीने तक यहाँ पर तैयारी करते रहें। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 17 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि नई कविता का आरंभ माना जाता है। नई कविता का आरंभ माना जाता है सन 1952 में। आपको याद रखना है, नई कविता का जो आरंभ है वो 1952 में माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 19 नंबर की वीर गाथा काल की विशेषता है। आपको बताना है कि वीर गाथा काल की विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण, यानी ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल का ग्रंथ है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 22 नंबर की भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1343 यानी 1343 में भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। इसको आप लोग नोट कर दीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं आपका अपने कॉपी में तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी रामानंद का शिष्य था। आपको बताना है कि स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी जो है वो भक्ति काल में लिखी गई है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वीर रस की कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवा बावनी। शिवा बावनी जो है वो वीर रस की कृति है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 26 नंबर की नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी जो है वो नई कविता के कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है। तो इस किनको विभूषित किया गया है? राष्ट्र कवि की उपाधि से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त को विभूषित किया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1936 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि नई कविता पत्रिका का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रारंभ माना जाता है 1954 में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 30वां नंबर की छायावादी युग का समय कब से कब तक माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1919 से लेकर के 1938 तक। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1919 से लेकर के 1938 तक छायावादी युग का समय माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर पूछा गया है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यामा। यामा जो है वो महाकाव्य नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिसल देव रासो। बिसल देव रासो जो है वो आदिकाल का ग्रंथ है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 33 नंबर की परमाल रासो किस काल की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिकाल की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 34 नंबर की बिसल देव रासो के रचयिता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवसेन। देवसेन जो है वो बिसल देव रासो के रचयिता है देवसेन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुमान रासो। खुमान रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास को। सूरदास को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 100 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 38 नंबर की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 39 नंबर की निम्नलिखित में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदास। कृष्णदास जो है वो वल्लभाचार्य का शिष्य था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है
कि अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से है। अष्टचाप के कवियों का संबंध जो है वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिवृत्तात्मक कहा जाता है द्विवेदी युग की कविता को। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 42 नंबर, दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो आपको बताना है कि दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 43 नंबर की किस कवि की रचना संसद से सड़क तक है? आपको बताना है कि संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घुमिल। घुमिल जो है वो घुमिल की रचना है संसद के सड़क तक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1957 है, ये आपको याद रखना है। और ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और खूब से खूब इसको शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और याद रखिए कि 16 फरवरी को आपको एग्जाम देना है हिंदी का, तो उससे पहले ये सभी के सभी जितने वीडियो थे वो सब के सब देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 45 नंबर, अलखंड का दूसरा नाम है, तो आपको बताना है अलखंड का दूसरा नाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो जो है वो अलखंड का दूसरा नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 46 नंबर, आदिकाल के लिए बीज वजन काल नाम दिया है, तो किसने नाम दिया है आदिकाल के लिए बीज वजन काल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो बीज वजन काल नाम दिए हैं किसको? तो आदिकाल को। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर पूछा है कि रीतिकाल की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो है वो रीतिकाल की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है, तो बताना है यहाँ पर कि रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय कब से कब तक माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1375 से लेकर के 1700 तक माना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 49 नंबर, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 49 नंबर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक किसे माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पूछा गया है 50वां नंबर, कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, तो किसको श्रेय जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शंकराचार्य यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और इसी तरीके के सुपर फास्ट रिवीजन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहे। और इसे खूब से खूब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले 50 प्रश्न के साथ।